नमस्कार। प्रकाश आखिर है क्या, एक तरंग या फिर एक कण? सवाल सुनने में तो आसान लगता है ना? तो चलिए आज 1905 के उस क्रांतिकारी विचार को समझते हैं जिसने न सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया बल्कि भौतिकी की पूरी दुनिया को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, बहुत लंबे समय तक प्रकाश को एक लगातार चलने वाली लहर की तरह माना जाता था। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, बिल्कुल वैसा ही। ये पुराना दृष्टिकोण यही दिखाता है। लेकिन फिर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश असल में ऊर्जा के छोटे छोटे अलग अलग पैकेट से बना है, और इन्हीं पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। तो इस नई तस्वीर का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि प्रकाश और पदार्थ के बीच की जो बातचीत है वो कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो अलग अलग आमने सामने होने वाली टक्करों की एक पूरी सीरीज है। चीजों को देखने का एक एकदम नया तरीका। इसको ना कुछ ऐसे समझते हैं। सोचिए, प्रकाश का एक क्वांटम, जिसे बाद में फोटॉन कहा गया, वो धातु की सतह से टकराता है। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ही झटके में ये अपनी सारी की सारी ऊर्जा एक अकेले इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उसे सतह से बाहर निकाल फेंकता है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं है। बाहर निकलने के लिए जो फोटॉन आ रहा है उसकी ऊर्जा को एक रुकावट को पार करना पड़ता है। इसी रुकावट को कार्यफलन या अंग्रेजी में वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह का एग्जिट फीस है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चुकाना ही पड़ता है। और बस यहीं पर आइंस्टीन का मशहूर प्रकाश विद्युत समीकरण काम आता है। और यह है भी बड़ा सीधा साधा। सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास आखिर कितनी ऊर्जा बचेगी। तो जवाब है, फोटॉन की जो शुरुआती ऊर्जा थी उसमें से बाहर निकलने की लागत यानी कि कार्यफलन को घटा दीजिए। जो बचा वही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। अच्छा, एक बात पर ध्यान दिया? समीकरण में अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समीकरण सतह पर मौजूद इलेक्ट्रॉनों के लिए एक आदर्श स्थिति बताता है। जो इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर, मतलब जरा गहराई में होते हैं, उन्हें बाहर आने में थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। वे रास्ते में दूसरे कणों से टकराकर अपनी कुछ ऊर्जा खो देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा सतह वाले इलेक्ट्रॉनों के पास ही होती है। चलिए अब इसे कुछ नंबरों से समझते हैं ताकि बात एकदम साफ हो जाए। मान लीजिए, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, एक फोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेकर आता है और उस धातु से बाहर निकलने का जो शुल्क है यानी वर्क फंक्शन, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 5 में से 2 घटा दीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा। है ना आसान? अब यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इस एक सीधे साधे समीकरण ने 4 बहुत ही साहसिक भविष्यवाणियों को जन्म दिया। और ये सिर्फ कोई अंदाजे नहीं थे, इन्हें परखा जा सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भविष्यवाणियां प्रकाश के पुराने तरंग सिद्धांत के एकदम खिलाफ थीं। पहली भविष्यवाणी ये थी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी ऊर्जा प्रकाश की चमक पर निर्भर नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की आवृत्ति यानी उसके रंग पर निर्भर करेगी। ये बात पुराने तरंग सिद्धांत से बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि वो सिद्धांत कहता था कि ज्यादा चमकदार रोशनी को ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए। दूसरी भविष्यवाणी, एक न्यूनतम देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर प्रकाश की आवृत्ति इस न्यूनतम स्तर से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आप रोशनी को कितना भी चमकीला कर दें या घंटों तक उसे धातु पर डाले रखें। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरी भविष्यवाणी पर। प्रकाश की चमक यानी उसकी तीव्रता ये तय नहीं करती कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। नहीं, चमक ये तय करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। मतलब ज्यादा चमकदार रोशनी का मतलब है कि ज्यादा फोटॉन सतह से टकरा रहे हैं और इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा पहले जैसी ही रहेगी। और आखिरी यानी चौथी भविष्यवाणी, ये पूरी प्रक्रिया लगभग तुरंत होनी चाहिए। इसमें कोई भी समय नहीं लगना चाहिए। तरंग सिद्धांत के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे ऊर्जा सोखनी पड़ती, जिसमें कुछ समय लगता। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक ये एक सीधी और तत्काल टक्कर थी। फोटॉन टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर, बस।
अब जरा सोचिए, ये भविष्यवाणियां इतनी क्रांतिकारी थीं, इतनी अजीब थीं कि लगभग एक दशक तक वैज्ञानिक समुदाय को इन पर यकीन ही नहीं हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिक, जिनमें एक बहुत ही काबिल एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट भी शामिल थे, उन्होंने तो आइंस्टाइन को गलत साबित करने को अपना मिशन ही बना लिया था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे सिद्धांत को परखा कैसे जाए? आप लैब में सीधे सीधे एक फोटॉन को इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए तो देख नहीं सकते। इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीजें मापनी पड़ती हैं जिन्हें मापा जा सकता है। इसलिए इस सिद्धांत को परखने के लिए आइंस्टीन के समीकरण को एक ऐसे रूप में बदला गया जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जैसी मापने लायक चीजों को आपस में जोड़ता हो। और इस बदलाव का नतीजा था एक बिल्कुल साफ, सीधी भविष्यवाणी। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये बताता है कि अगर हम वोल्टेज और प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ बनाएं, तो वो एक सीधी रेखा होनी चाहिए। अगर आइंस्टाइन सही है, तो ये ग्राफ एक सीधी रेखा ही होगा। कोई मोड़ नहीं, कोई घुमाव नहीं, बस एक सीधी लाइन। और यही कहानी में एंट्री होती है R.A. मिलिकन की। ये वही काबिल वैज्ञानिक थे जिनका मैंने जिक्र किया था। उन्होंने 1906 से 1916 तक पूरे 10 साल बहुत ही सटीक प्रयोग किए, और उनका एकमात्र लक्ष्य क्या था? यही साबित करना कि ये सीधी रेखा वाली भविष्यवाणी सरासर गलत है। तो बस एक तरह से मंच तैयार हो चुका था। चलिए अब सीधे नतीजों पर चलते हैं और देखते हैं कि इस वैज्ञानिक लड़ाई का अंत कैसे हुआ। और फैसला क्या आया? विज्ञान के इतिहास के सबसे बड़े मोड़ में से एक, मिलिकन के अपने ही बेहद सटीक डेटा ने ठीक वैसी ही सीधी रेखा बनाई जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन के सिद्धांत ने की थी। जो इंसान उस समीकरण को गलत साबित करने निकला था, उसी ने उसका सबसे पक्का सबूत दे दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस सीधी रेखा की जो ढलान थी, उससे मिलिकन ने प्लैंक स्थिरांक यानी h का मान निकाला, और उनका निकाला हुआ मान इतना सटीक था कि वो दूसरे प्रयोगों से मिले मान से एकदम मेल खाता था। ये एक तरह से सबसे बड़ा और ठोस सबूत था। तो इस तरह मिलिकन का वो 1 दशक लंबा प्रयोग, जो शक और सवाल से शुरू हुआ था, आखिरकार आइंस्टाइन के प्रकाश के कण सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। चलिए अब इस पूरे क्रांतिकारी विचार के जो मुख्य गणितीय पहलू हैं, उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। तो ये है वो ज़रूरी फॉर्मूले जो इस पूरी कहानी का आधार हैं। सबसे पहले फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र E=h², फिर आइंस्टाइन का मुख्य प्रकाश विद्युत समीकरण Kmax=h²-φ²। इसके बाद दहली आवृत्ति का सूत्र μ0=φ²/h, और आखिर में वो रूप जिसे मिलिकन ने अपने प्रयोग में परखा था, V0=h/e μ-φ²/e। आखिर में प्रकाश विद्युत प्रभाव की पूरी कहानी असल में सादगी और सुंदरता की कहानी है। बस एक समीकरण जिसने विकिरण और पदार्थ की दुनिया को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जोड़ दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर प्रकाश जैसी कोई चीज एक ही समय में एक तरंग और एक कण दोनों की तरह व्यवहार कर सकती है, तो हमारे इस ब्रह्मांड में और क्या-क्या है जो इस तरह की अजीब दोहरी प्रकृति रखता है? ये सवाल क्वांटम मैकेनिक्स की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल देता है।